नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है एक दल के प्रभुत्व का दौर। और ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक कहानी की तरह है, आप इसे सुनिए। और एक यहाँ पे मैं कोट्स कहना चाहूँगा, चाहे आपके अंदर कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, जब तक आप अभ्यास नहीं करते, जब तक आप मेहनत नहीं करते, तब तक आपकी वो प्रतिभा व्यर्थ है। तो आइए इस दशा में, इस डायरेक्शन में हम एक स्टेप बढ़ाएं और अपनी मेहनत को बरकरार रखें। यहाँ पाठ की जो शुरुआत है वो डॉक्टर अंबेडकर के कोट्स के साथ होती है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो नायक पूजा का भाव है, हिंदुस्तान की राजनीति में नायक पूजा का जो भाव है वो अहम रोल प्ले करता है। और ये जो नायक पूजा है, ये नायक पूजा अगर ज़्यादा हो तो ये पतन की ओर ले जाती है, और ये नायक पूजा पतन की ओर ले जाएगी और फिर तानाशाही की ओर ले जाएगी। इस तरह के कोट्स के साथ पाठ की शुरुआत होती है। अगेन उसके बाद में हम बात करेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था की चुनौती की और लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पिछले अध्याय में हमने देखा कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अंदर एकता को स्थापित करने की चुनौती, विकास की चुनौती, लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती। तो यहाँ पहला जो बिंदु देखेंगे वो देखेंगे लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती। लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौतियों के अंदर सबसे पहले कैबिनेट मिशन योजना आती है, क्योंकि किसी भी देश को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक संविधान होना चाहिए, और जो संविधान है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके द्वारा किसी देश की सरकार को चलाया जाता है। बिना नियम और विनियमों के समूह के बिना तो हम अपने परिवार को भी नहीं संचालित कर सकते, तो इतने बड़े देश को कैसे चलाया जा सकता है। तो इसके लिए हमें एक संविधान की आवश्यकता हुई, और वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ए.बी. अलेक्जेंडर, ये लोग कैबिनेट मिशन के अंदर भारत आए। एक संविधान निर्माण के लिए एक नींव रखी गई। ये जो कैबिनेट मिशन योजना है ये 1946 के अंतर्गत आई। संविधान निर्माण हुआ। आप सबको पता है कि संविधान निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए। लेकिन इस संविधान को निर्माण होने के बाद में 2 तिथियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया। तो संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, जैसा कि हमारी प्रस्तावना में लिखा है कि एतद द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो अंगीकृत इसको किया गया है 26 नवंबर 1949 को, और इसको लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों ही तिथियों में भेद है, दोनों ही शब्दों में भेद है, तो इसे हमें याद रखना होगा। अगर हमें अंगीकृत पूछे, अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, अडॉप्ट करना, तब हम 26 नवंबर 1949 लिखेंगे। और इस दिन भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। बाकी अनुच्छेद, पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसको लागू करने के पीछे भी कारण थे, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया। इसलिए ये 26 जनवरी को ऐतिहासिक और एक मेमोरेबल दिन बनाने के लिए हमने इस डेट को चुना, 26 जनवरी 1950 को। निर्वाचन के लिए उसके बाद में जब ये संविधान बनकर तैयार हो गया और लोकतंत्र को स्थापित करना है, तो उसके लिए हमें आवश्यकता हुई निर्वाचन आयोग की। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात और कर लेते हैं
कि 24 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इस अंतिम बैठक में संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित होते हैं। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है और संविधान सभा में सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले थे पंडित नेहरू और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये संविधान सभा की बातें हुई। अब लोकतंत्र को कायम करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, एक संस्था चाहिए जिसके द्वारा चुनाव हो, और इस संस्था की जो उल्लेख है संविधान के अंदर वो आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 होगा। संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग होगा जो कि चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करेगा। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है जनवरी 1950 में और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। अब निर्वाचन आयोग की स्थापना हो चुकी है। निर्वाचन आयोग की स्थापना के साथ ही चुनाव कराना एक महत्वपूर्ण उस समय की जिम्मेदारी हो गई। अब ये निर्वाचन आयोग क्या करेगा? चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करेगा, उसके बाद में वोटर लिस्ट बनाएगा, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। ये सब काम निर्वाचन आयोग के हैं। और निर्वाचन आयोग के लिए उस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, अनपढ़ थी, निरक्षर थी, साक्षर नहीं थी उतनी, केवल 15% लोग ही साक्षर थे। तो निर्वाचन सूचियों का काम बड़े पैमाने पर व्यापक जोर शोर से शुरू हुआ। लगभग 40 लाख नाम ऐसे हो गए जिसमें लिखा गया अला की बीवी, फला की बीवी, यानी किसी महिला का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व ही नहीं है, उसका नाम ही नहीं लिखा गया। तो निर्वाचन आयोग ने उन त्रुटियों को सुधारने के लिए कहा। उस वक्त देश में लगभग 17 करोड़ मतदाता थे और इन 17 करोड़ मतदाताओं को 3200 विधायक एंड 489 सांसदों को चुनना है। इस आबादी के अंदर जो मतदाताओं की तादाद है वो गरीब और अनपढ़ है। लगभग 3 लाख से ज़्यादा सरकारी मशीनरी में कार्मिकों का उपयोग हुआ। इसके बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार का आप जानते हो कि इसके अंदर जो प्रयोग हुआ वो हुआ सार्वभौम वयस्क मताधिकार का। सार्वभौम वयस्क मताधिकार ऐसा नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है उसे मत देने का अधिकार है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के ऊपर, क्योंकि पूर्व यूरोप के देश जो विकसित देश थे उन देशों के अंदर भी ये पूरी तरह से महिलाओं को मताधिकार सभी देशों में नहीं था, लेकिन भारत में स्वतंत्र होते ही महिलाओं को भी अधिकार दिया गया मत करने का। तो ये जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार है इसके ऊपर अनेक लोगों ने आशंका जाहिर की और हिंदुस्तान के एक संपादक हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये एक जुआ है, इतिहास का जुआ करार दिया इसे। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इन्हें इतिहास का जुआ करार दिया। और एक पत्रिका है ऑर्गेनाइजर नामक इस पत्रिका ने ये कहा कि पंडित नेहरू जीते जी देख लेंगे कि किस तरह से भारत में ये जो लोकतंत्र के अंदर सार्वभौम मताधिकार का जो प्रयोग है वो असफल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव हुए। ये जो चुनाव हैं ये चुनाव अक्टूबर 1951 से लेके
फरवरी 1952। थ्रेटिंग, धमकियाँ, आलोचना आपकी हर काम में होगी, आपको उनसे घबराना नहीं है। आप पढ़ोगे तो भी लोग कहेंगे अरे ये बहुत पढ़ गया, लिख गया, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपने हिम्मत से काम करना है। उसी तरह से यहाँ भी थ्रेटिंग हुई कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार, लोकतंत्र भारत में सफल नहीं हो पाएगा। बहुत अंग्रेजी जो सिविल सर्विस के लोग थे उन्होंने भी इसकी बुराई की, लेकिन फिर भी आज भी भारत में लोकतंत्र किस तरह से काम कर रहा है आप सबको विदित है। अमूमन अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चुनाव हुए और इसे अमूमन हम 1952 का चुनाव कहते हैं। तो प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा के साथ ही डैश खाली जगह में चुनाव करवाए गए, तो विधानसभा के भी चुनाव करवाए गए। 1952 अक्टूबर चुनाव कब से कब तक चले? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। अधिकांश हिस्से में 1952 में चुनाव हुए, इसलिए इसे 1952 का आम चुनाव कहा जाता है। और उस समय इस चुनाव के बाद जो नतीजे आए, उन नतीजों ने भारतीय विश्व को ये बता दिया कि गरीबी और अशिक्षा के बावजूद भी लोकतंत्र को कायम रखा जा सकता है। और भारत ने ये एक मिसाल या चुनौती पेश की। भारत ने दिखा दिया जनता को, ये मिसाल और चुनौती दे दी कि गरीबी और अशिक्षा कोई मायने नहीं रखती, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए लोकतंत्र को कायम रखने की। इसके बावजूद ये जो चुनाव हुआ इसमें बैलेट पेपर का यूज हुआ, और बैलेट पेपर के द्वारा उस समय तो ये चुनाव तो क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा अशिक्षित थी, इसलिए डब्बे रखे गए अलग अलग उम्मीदवारों के और फिर उनमें बैलेट पेपर डाले गए। लेकिन जैसे जैसे साक्षरता का परसेंटेज बढ़ा, लोग लिटरेसी की तरफ बढ़े, तो भारत भी डिजिटल की ओर बढ़ा। और 1990 में प्रयोग के तौर पर एक ईवीएम का प्रयोग हुआ। ईवीएम बोले तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अपनाई गई तो 99 के इलेक्शन में कुछ उसमें, लेकिन 2004 से पूरे देश में इसका प्रचलन शुरू हो गया। 2004 से पूरे देश के अंदर ईवीएम का प्रचलन शुरू हो गया, पूरे देश में ईवीएम का प्रचलन शुरू हो गया। उसके बाद में एक आता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक फ़ोटो दे रखा है, और ये मौलाना अबुल आज़ाद हैं, ये भारत के, इनका नाम मोइनुद्दीन अहमद है और इनको मौलाना अबुल आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं। हमें ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है याद रखना। हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम बताइए, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल आज़ाद। अगेन आता है कांग्रेस। आम बोलचाल की भाषा में हम कांग्रेस बोल देते हैं, बाकी इसका नाम है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये कांग्रेस है, इस कांग्रेस की स्थापना जो होती है वो कब होती है डियर स्टूडेंट? इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। और जो अंग्रेज़ अधिकारी इसकी स्थापना करते हैं उनका नाम होता है A.O. हुम, यानी एलन ऑक्टेवियन हुम। एलन ऑक्टेवियन हुम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। तो यहाँ पर हमने देखा कि ईवीएम जिसका प्रचलन 1990 के चुनाव में शुरू हुआ, लेकिन कुछ सीमित क्षेत्रों में। उसके बाद 2004 से ईवीएम का पूरे देश में प्रचलन शुरू हो गया। कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. हुम के द्वारा की गई। कांग्रेस ही उस समय पर एक पार्टी थी जिसे स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। कांग्रेस प्रणाली भी एक शब्द आया है इस पाठ के अंदर, कांग्रेस प्रणाली, यानी कांग्रेस ने ही सत्ता पक्ष की, शासक पक्ष की और विपक्ष की भूमिका निभाई थी। उसके सामने और कुछ नहीं था। इसे कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। कांग्रेस ने किस तरह से
पहले, दूसरे, तीसरे लोकसभा के आम चुनाव में अपना परचम फहराया, विजय पताका लहराई। ये जो पहले चुनाव थे ये 489 सांसदों के लिए थे, दूसरे और तीसरे 494 के लिए थे, और इनमें से कांग्रेस ने पहले चुनाव के अंदर 364, 371 और 361 इतनी सीटें हासिल की। ये लोकसभा के चुनाव हैं। इसमें प्रश्न बन के आ सकता है कि कौन सी पार्टी प्रथम लोकसभा के चुनाव में दूसरे स्थान पर रही। तो दूसरे स्थान पर रही थी उस समय सीपीआई। सीपीआई उस समय 16 सीटें जीत करके सेकंड स्थान पर रही थी। 16 सीटें जीती सीपीआई ने और वो सेकंड पोजीशन पर रही। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, खाली स्थान में आ सकता है। आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में खाली जगह कौन सी पार्टी द्वितीय स्थान पर रही। तो ये भी प्रश्न आ सकता है। उसके बाद में है राजकुमारी अमृत कौर, यहाँ पे 494 ही है। उसके बाद है राजकुमारी अमृत कौर, और राजकुमारी अमृत कौर का नाम इसलिए लिखा गया, ये राजघराने से हैं, कपूरथला के, पंजाब की रहने वाली हैं, और ये भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। इसलिए राजकुमारी जी का नाम हमें याद रखना चाहिए, याद रखना होगा। भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर। भारत में चुनाव के लिए जो तरीका अपनाया गया है, चुनाव के लिए जो तरीका अपनाया गया है, वो क्या तरीका अपनाया गया है? वो चुनाव के लिए तरीका अपनाया गया है वो है सर्वाधिक वोट पाने वाले व्यक्ति को ही यहाँ पर विजेता घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पर बहुमत का कोई ऐसा तरीका नहीं दिया गया जिसके द्वारा व्यक्ति को एक निश्चित अनुपात हासिल करना होता है। जैसे यहाँ की जो पद्धति है वह है अग्रताही विजेता। जैसे उदाहरण के लिए किसी एक ग्राम पंचायत के उसमें 1000 वोट थे, तो 1000 वोट में से यहाँ वोट प्राप्त हुए 400, 300, 200 और 100, तो अग्रता हो गया 400, तो 400 वाला विजेता बन गया। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे आगे, जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए वही जीतेगा, ऐसा अग्रता ही विजेता का जीतने का फॉर्मूला है। कोई निश्चित अनुपात नहीं है कि 1000 में तो 501 जो लेके आएगा वही विजेता बनेगा। इसलिए अग्रता ही विजेता के आधार पर चुनाव लड़े गए। फर्स्ट उसके हुआ क्या, चुनावों में, पहले चुनाव में तो केंद्र के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के अंदर भी कांग्रेस की ही सरकारें रही। लेकिन 1957 में एक राज्य है केरल, और केरल राज्य के अंदर उस समय सीटें थी 126, और 126 में से 60 सीटें जीतकर आ गई सीपीआई पार्टी। ये सीपीआई ने 60 सीटें जीती। बहुमत के लिए या सरकार बनाने के लिए इसको चाहिए कितनी सीटें? 64 सीटें। लेकिन 5 जो स्वतंत्र या जिन्हें हम निर्दलीय कह देते हैं, उन स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन मिल गया इनको। तो केरल में पहली बार लोकतांत्रिक ढंग से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, और वहाँ पर सीएम बने EMS नंबूदरीपाद, ये वहाँ के सीएम बने। लेकिन ये बात तत्कालीन कांग्रेस को हजम नहीं हुई, और उसने क्या किया कि 1959 के अंदर, 1959 में आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए केरल सरकार को बर्खास्त कर दिया। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि आर्टिकल 356 क्या है? तो आर्टिकल 356 केरल सरकार को
बर्खास्त कर दिया। आर्टिकल 356 क्या है दोस्तों? राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया और वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया। तो लेकिन केंद्र की सरकार इस तरह के ये जो काम किया ये एक उचित कार्य नहीं है, क्योंकि राज्यों में उसके बाद से राज्यों में राष्ट्रपति शासन को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया। गैर कांग्रेसी सरकार आई 1977 में, उसने जितने कांग्रेसी शासित राज्य थे उनके अंदर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया। तो 356 का प्रयोग सोच समझ के बगैर एक द्वेष भावना के लिए किया गया, जबकि राजनीति में द्वेष को जगह नहीं होना चाहिए, सिद्धांतों को जगह होनी चाहिए, लॉजिकल और एनालिटिकल को जगह होनी चाहिए। इसके बाद अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी और इसकी पार्टी की स्थापना कांग्रेस पार्टी के अंदर ही होती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भीतर ही 1934 में इसकी स्थापना होती है। 1934 में कांग्रेस में एक युवाओं का एक दल है, वो कहता है कि हम समाजवाद की बात करेंगे, लेकिन 1948 में कांग्रेस का एक अपना नया संविधान अपना लेती है और कांग्रेस भी कहती है कि हम समाजवाद की बात करेंगे। तब 1948 में इसकी स्थापना होती है, 1948 में, और इसके संस्थापक हैं आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव इसके संस्थापक हैं। ये सोशलिस्ट पार्टी, इसके बारे में जो हमको मुख्य याद रखना है वो याद रखने हैं इसके समर्थक हमसे मिलवाए जा सकते हैं। ये सोशलिस्ट पार्टी आज़ादी के बाद इसी से प्रजा सोशलिस्ट और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टियों का जन्म हुआ। इसके जो समर्थक हैं वो जयप्रकाश नारायण हैं, अच्युत पटवर्धन हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, SM जोशी हैं। इस तरह से ये हमें याद रखना होगा कि कौन कौन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं, और इसके संस्थापकों में एक नाम और है अशोक मेहता। हमें मिलाने के लिए आ सकता है, और यहाँ तो आया या नहीं आया, लेकिन व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 इसके अंदर सीधा प्रश्न आया था कि CPI, उसके बाद भारतीय जनसंघ, उसके बाद में स्वतंत्र पार्टी, और इधर दे रखा था मीनू मसानी, इधर दे रखा था ऐसे डांगे, और इधर दे रखा था C राजगोपालाचारी। नहीं, भारतीय जनसंघ का इधर दे रखा था SP मुखर्जी, और मिलाने के लिए दिया हुआ है कि इनको मिलाइए, व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। तो यहाँ पर CPI का हो जाएगा, स्वतंत्र पार्टी का हो जाएगा मीनू मसानी, भारतीय जनसंघ का हो जाएगा SP मुखर्जी, और CPI का हो जाएगा ऐसे डांगे। तो इस तरह से हमको मिलाना है, तो मिलाने के लिए आ सकता है। तो हमें याद रखना होगा सोशलिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना होती है 1948 में, जिसके संस्थापक हैं आचार्य नरेंद्र देव और जिसके समर्थक हैं जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी और अशोक मेहता। उसके बाद में दे रखा है कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व की प्रकृति। कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व की प्रकृति के अंदर हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का ये जो प्रभुत्व रहा है ये अन्य देशों की तरह किसी तानाशाही तरीके से नहीं रहा है, लोकतांत्रिक ढंग से रहा है। चुनाव हुए हैं, चुनावों के अंदर विपक्षी पार्टियां हैं और अन्य उम्मीदवार खड़े हुए हैं, और उसके बाद में उन्होंने निर्वाचन में जीत हासिल की है। लेकिन अन्य अनेक ऐसे देश हैं, एक पार्टी वाले देश हैं
जैसे चीन है, इराक है, सीरिया है, बेलारूस है, इरिट्रिया है, यहाँ पे एक ही पार्टी का शासन स्थापित है। तो भारत में जो कांग्रेस के प्रभुत्व की पार्टी है ये इस तरह की नहीं रही है, और कहें तो म्यांमार भी एक पार्टी वाला देश रहा है। लेकिन कांग्रेस का ये उस समय का जो एक पार्टी वाला शासन है वो लोकतांत्रिक ढंग से है। अब हम आगे की बात करेंगे और आगे की बात में हम देखते हैं कि किस तरह से एक पार्टी है कौन सी, जिसे कहेंगे हम इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। इसे दूसरा नाम इसका PRI भी है। इस पार्टी को, ये पार्टी स्पेन की है, इसको स्पेन में PRI भी कहा जाता है। और इसने मैक्सिको के अंदर इसने लगभग 60 साल तक शासन किया है। 60 साल तक शासन किया है। अब इसके शासन को परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता है। परिपूर्ण तानाशाही क्यों कहा जाता है इसके शासन को? क्योंकि शासक दल ने हमेशा हेराफेरी करके और सत्ता में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, सत्ता में बना रहा है। क्यों? इसलिए इसके शासन को शासक ने क्या किया है, सत्ता दल ने हमेशा हेराफेरी करके और सत्ता में बना रहा, इसलिए इसको परिपूर्ण तानाशाही कहते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1929 में होती है और इसके जो संस्थापक हैं वो इसके संस्थापक हैं प्लूटार्को, संस्थापक हैं इसके प्लूटार्को, इलियास कैलस। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा PRI पार्टी को। और PRI पार्टी एक तानाशाहीपूर्ण पार्टी मानी जाती है, लेकिन किसी भी तानाशाही का अंत तो होना ही है। और आखिरकार सन 2000 के चुनाव में PRI पार्टी को, किसके चुनाव हो रहे थे, ये राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे, और इन चुनावों में PRI पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो हमने बात की PRI पार्टी जिसकी देखना पड़ा, जिसकी स्थापना हुई है 1929 में, जिसके संस्थापक हैं प्लूटार्को, इलियास कैलस, और जिसको शासन को परिपूर्ण तानाशाही कहा गया। क्यों परिपूर्ण तानाशाही कहा गया? क्योंकि यहाँ पर हमेशा शासक दल ने सत्ता में हेराफेरी करके और अपने शासन में बना रहा, और आखिरकार सन 2000 में राष्ट्रपति के चुनाव में इसको पराजय का मुंह देखना पड़ा। अगेन टॉपिक आता है BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जी, पाठ की शुरुआत भी हमने नायक पूजा के कोट के साथ में इनके साथ की थी। इनको दलितों के मसीहा के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। दलितों के मसीहा हैं। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसके भी ये संस्थापक हैं। उसके बाद में ये हैं लेबर पार्टी के,
लेबर पार्टी के भी ये संस्थापक रहे हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के। उसके बाद में ये पहले विधि मंत्री रहे हैं और 1956 के अंदर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है। तो क्या बातें याद रखेंगे हम इनके बारे में, बी आर अम्बेडकर के बारे में, कि दलितों के मसीहा हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के संस्थापक हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के हैं। उसके बाद भारत के पहले विधि मंत्री रहे हैं। 1956 के अंदर इन्होंने बुद्ध धर्म ग्रहण किया है और 1990 के अंदर इनको भारत रत्न भी मिला है। तो ये सब बिंदु, ये सब बातें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में हमें याद रखनी होगी। यहाँ से सीधा का परीक्षा का प्रश्न बन सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई, उसके बाद भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे। तो कुछ भी प्रश्न तो किसी भी प्रकार का बन सकता है विद्यार्थियों, उसके ऊपर हमें तनाव नहीं लेना चाहिए, हमें तो अपनी मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करेंगे तो हम किसी भी प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रफ़ी अहमद किदवई की। रफ़ी अहमद किदवई ये संचार, खाद्य व कृषि मंत्री रहे हैं भारत के प्रथम। तो भारत के प्रथम संचार, खाद्य व कृषि मंत्री के रूप में रफ़ी अहमद किदवई का नाम जाना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगली पार्टी है CPI। अभी हमने देखा रफ़ी अहमद किदवई जी को, और रफ़ी अहमद किदवई जी को हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि भारत के पहले संचार, खाद्य एवं कृषि मंत्री रहे। अगली पार्टी है CPI, जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं। उन्नीस 1920 के दशक में से ही इसके कुछ ग्रुप भारत के अंदर उभरने लगे थे और ये मेनतः सोवियत संघ की जो क्रांति हुई उसमें बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित थे। और इसकी स्थापना, जो विधिवत स्थापना है, वो कानपुर में 1925 के अंदर हुई है। स्थापना 1925 में हुई है, कानपुर में हुई है। CPI के जो मुख्य हैं, वो जो मुख्य इसके नेता हैं वो हैं AK गोपालन। इस CPI का जो विभाजन होता है, CPI का विभाजन वो होता है 1964 में, और ये CPI उसके बाद में चला जाता है CPIM में। इस तरह से हमें तो दो ही चीज़ याद रखनी है कि CPI, इसकी स्थापना 1925 में कानपुर में हुई है, 1920 में इसके ग्रुप बनने लगे। इसके नेताओं के हमें याद रखने होंगे। इसके नेताओं के याद हैं, इसके नेताओं के नाम हैं AK गोपालन, S.A. डांगे, PC जोशी, अजय घोष। ऐसे इनके नेताओं के नाम रखने होंगे। एक नाम याद रखना होगा किसका, कि इसका P सुंदरैया का, P सुंदरैया का भी याद नाम रखना होगा। एक नाम याद रखना होगा, 1957 में जो कांग्रेस की सरकार बनाई वो भी कम्युनिस्ट पार्टी की थी और उसके जो प्रमुख थे वो थे EMS नंबूदिरीपाद। तो यहाँ पे हमने नंबूदिरीपाद, यहाँ पे हमने देखा कि CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। इसका विभाजन 1964 के अंदर हो गया CPIM के अंदर। इसके जो समर्थन नेता हैं, मुख्य नेता हैं AK गोपालन, S.A. डांगे, PC जोशी, अजय घोष, P सुंदरैया और EMS नंबूदिरीपाद। इसका मुख्य समर्थक ये लोग हैं
और मिलान करने वाले बिंदुओं में या ये आ सकता है कि सीपीआई के समर्थकों में निम्न में से कौन सा नेता या कौन उसका सदस्य नहीं रहा है, और 3-4 आपको एवैध दे सकता है और उससे भी पूछ सकता है। तो प्रश्न तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगली जो पार्टी है जो पढ़ेंगे हम, वो पार्टी है भारतीय जनसंघ। और इस भारतीय जनसंघ की अगर हम बात करें तो ये भारतीय जनसंघ आज की भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हो गई। भारतीय जनसंघ की अगर और भी उससे आगे की हम पहले की बात करें तो इसका जो रूप है वो हिंदू महासभा 1915 के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी करते हैं। इस पार्टी के अपने कुछ सिद्धांत हैं। ये पार्टी एक देश एक संस्कृति, एक राष्ट्र के विचार का समर्थन करती है। उसके बाद ये पार्टी क्या करती है, दूसरा, हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए पुरजोर समर्थन करती है कि हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया जाए, इसके पक्ष में आती है। तीसरा, जब चीन के अंदर उन्नीस के अंदर आणविक परीक्षण होता है तो भारत को भी परमाणु परीक्षण करने की पैरोकारी करती है, समर्थन करती है और उसको भी प्रेरित करती है। इस तरह की ये जो विचारधारा है ये भारतीय जनसंघ की विचारधारा है। और इस पार्टी को 1952 के चुनावों में भारतीय जनसंघ को मात्र 3 सीटें प्राप्त की थी। इन 3 सीटों के ऊपर ही ये अर्जित करके इतने पर ही ये पार्टी सिमट के रह गई। अगली पार्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, स्वतंत्र पार्टी। ये जो स्वतंत्र पार्टी है, इस स्वतंत्र पार्टी की जो स्थापना है वो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 के अंदर होती है। स्वतंत्र पार्टी, इसके विचार भारतीय जनसंघ से बिल्कुल अलग हैं। स्वतंत्र पार्टी इसकी स्थापना 1959, संस्थापक सी राजगोपालाचारी इसके संस्थापक रहे हैं, सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र पार्टी इसकी स्थापना हुई है 1959 के अंदर। इसकी आइडियोलॉजी या इसकी आदर्श व्यवस्था है कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे, यानी ये राज्य नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था चाहती है। राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था। उसके बाद में इसका मानना था कि समृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए आ सकती है। ये कहती है कि अगर समृद्धि आनी है तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए आ सकती है इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उदारवाद की तरह प्रबल समर्थक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए शक्ति आ सकती है। उसके बाद में ये पार्टी की तरफ राजा महाराजा बहुत आकर्षित हुए। ये गुटनिरपेक्षता की नीति का खिलाफ थी
और सोवियत संघ के साथ जो रिश्ते अपनाए उसके भी खिलाफ थी। ये अमेरिका की तरफ दोस्ताना रिश्ता बढ़ाने की ओर संकेत करती थी। तो ये थी सोवियत संघ के साथ दोस्ताने रिश्तों की इसने निंदा की। उसके बाद गुटनिरपेक्षता की नीति के भी खिलाफ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला एक एनसीईआरटी के अंदर एक ग्रुप से एक पिक दी हुई है किसकी, सी राजगोपालाचारी की। एक कॉर्नर में दिया हुआ है और कॉर्नर में दिया हुआ जो अलग से कलर करके दिया हुआ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। उस इन्फॉर्मेशन को हमें ज़रूर एक बार देखना चाहिए। तो सी राजगोपालाचारी का दिया है। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। सी राजगोपालाचारी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे। इतनी बातें सी राजगोपालाचारी के बारे में हमको याद रखनी चाहिए। इसके जो समर्थक हैं वो के मुंशी, एन.जी. रंगा, मीनू मसानी, ये इसके समर्थकों को भी हमें याद रखना चाहिए कि ये सी राजगोपालाचारी के साथ में ये जो समर्थक मैं बता रहा हूँ ये सीपीआई पार्टी के समर्थक हैं, जिसकी स्थापना सी राजगोपालाचारी 1959 के अंदर करते हैं। इसके बाद में एक बिंदु रह गया है दीनदयाल उपाध्याय। और दीनदयाल उपाध्याय ये भारतीय जनसंघ के पहले सेक्रेटरी रहे, बाद में अध्यक्ष भी बने। तो दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है एकात्मकवाद के वो प्रणेता रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय और एसपी मुखर्जी भारतीय जनसंघ को जीवित रखने में इनका बड़ा योगदान है। भारतीय जनसंघ जो बाद में जनता पार्टी में बदल गया और 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में जिसकी स्थापना की। दीनदयाल उपाध्याय समग्र मानवतावाद के प्रणेता हैं। ये यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है कि समग्र मानवतावाद के प्रणेता कौन थे, तो हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए कि दीनदयाल उपाध्याय थे। ये आरएसएस के आरएसएस के ये पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे। और भारतीय जनसंघ के पहले सचिव और बाद में अध्यक्ष बने। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थी और दोस्तों ये पाठ समाप्त हो जाता है। आपको चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।